हाय। आज हम बात करेंगे एक कॉमन कंडीशन की जिसे हम हर्निया कहते हैं। हर्निया यूजुअली इंग्लिश में एज वेल एज इन हिंदी पीपल कॉल इट हर्निया ओनली। अब हर्निया होता क्या है? आई एम डॉक्टर नितेश शावर। आई एम रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई एंड न्योल्टा स्पेशलिटी क्लिनिक इन नवी मुंबई। हर्निया एक बल्ज होता है जो अब्डोमेन में जनरली मेल्स में ग्रॉइन एरिया में प्रेजेंट करता है। ये इसके अलावा भी और कहीं प्रेजेंट कर सकता है बट मोस्टली अब्डोमिनल वॉल में रहता है। जो इसका लोकेशन होता है उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि अगर ये ग्रॉइन में है तो हम इसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। अगर ये नाभि का जगह का पास है तो फिर हम इसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। अगर ये साइड वॉल में है या कहीं पुराने इंसिशन की वजह से हुआ है तो इसको इंसिशनल हर्निया या कलेक्टिवली वेंट्रल हर्निया इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। जनरली जो ये बल्ज है वो फॉर्म कैसे होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि जब आप कुछ हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेन्यूअस वर्कआउट्स कर रहे हैं या ड्यूरिंग द डे जब आप काफ़ी दिन में चले हैं तो शाम तक जनरली एक स्वेलिंग आ जाता है और जब आप रिलैक्स करेंगे, थोड़ा लेट जाएंगे तो ये स्वेलिंग गायब हो जाता है। तो इनिशियली कई बार ये कंफ्यूजिंग होता है, इसको समझना मुश्किल होता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है, कि कोई गांठ आ भी रहा है लेकिन वो रहता नहीं है और चला जाता है। तो जनरली अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो हर्निया जो बल्ज आया है वो इसलिए आता है कि जो अब्डोमिनल कैविटी है उसकी जो दीवार में कुछ वीकनेस होने की वजह से जो चीज़ें आम तौर पर पेट के अंदर होना चाहिए, उदर के अंदर होना चाहिए, इंटेस्टीन है या उसके ऊपर जो एक फ़ैट का लेयर होता है जिसको हम ओमेंटम बोलते हैं, ये चीज़ें उस छोटा सा ओपनिंग से बाहर आ जाती हैं। अब जैसे हम इमेजिन करें कि अगर कोई कार का टायर जैसे अगर बस्ट हो जाता है तो ट्यूब उसमें से बाहर आ जाती है, राइट। अब अगर हम ट्यूब में प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो और ज़्यादा वो बाहर निकलती रहेगी और जो टायर के अंदर जो गैप हुआ है या जो उसका टेयर हुआ है वो और बढ़ता जाता है। सिमिलरली अगर आपको हर्निया हो गया है और उसके बाद अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे अब्डोमेन में और जोर पड़ता है तो धीरे धीरे हर्निया साइज़ में बड़ा होने लगता है। अब कोई भी हर्निया हो वो कुछ स्टेजेस के थ्रू जाता है कि शुरू में वो पेनलेस लंप रहेगा, कभी आपका ध्यान चला गया तो वो पता लगता है कि वहाँ कुछ स्वेलिंग आया हुआ है, या कभी उसमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है। आप किसी हेल्थ चेकअप के लिए गए हैं, आपने एनुअल हेल्थ चेकअप कराया है, कोई डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन कर रहे हैं या प्री एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई आप चेकअप कर रहे हैं तो उसमें हर्निया आमतौर पर पिकअप होता है। ये नॉन कॉम्प्लिकेटेड रिड्यूसिबल सिंपल हर्नियाज होते हैं। जैसे जैसे हर्निया का स्टेज बढ़ेगा, मींस हर्निया में जो कंटेंट्स हैं जो बार बार बाहर की तरफ आते हैं, वो जो हर्नियल सैक हम उसको बोलते हैं जिसमें वो जाके बाहर बल्ज फॉर्म करते हैं, उसमें वो चिपकने लगते हैं या वहाँ पर अडेयर हो जाते हैं। अब इसकी वजह से हर्निया या तो रिड्यूसिबल जो पहले था कि बाहर आता है अंदर चला जाता है, वो इरिड्यूसिबल हो जाता है कि हर्निया का जो बल्ज है वो पूरा अंदर नहीं जाता है, थोड़ा सा बना रहता है या पूरा ही रह सकता है। उसके बाद का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। अगर इरिड्यूसिबल हर्निया या इनकार्सरेटेड हर्निया के आगे का स्टेज में चला गया तो ये हर्निया अब ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांस है। अगर आप देखें कि बाउल जो है या जो इंटेस्टाइन है उसका एक लूप अगर बाहर आता है तो हर्निया का जिस जगह से ये बाहर निकला है उसको हम बोलते हैं नेक ऑफ द हर्निया। वहाँ पर ये पिंचिंग इफ़ेक्ट करके और हर्निया का जो लूमन है बाउल का वो उसको ब्लॉक कर सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। जैसे हम अगर गार्डन में कोई ट्यूब से आप पाइप लेके और हम अगर पानी दे रहे हैं और अगर आप उसको पिंच कर दें तो वो आगे नहीं जा सकता है। अब अगर ये जो पाइप आप यूज़ कर रहे हैं इसका वॉल बहुत थिक नहीं है तो धीरे धीरे वो डायलेट होगा या अपने साइज़ से बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो ये फट सकता है। सेम चीज़ अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और इंटेस्टिनल कंटेंट्स जिसमें लिक्विड है, कुछ गैस है, अगर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हर्निया आगे फट सकता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है जिसमें परफोरेशन के चांसेस बन सकते हैं। इसके आगे का स्टेज ये होता है कि हर्निया जो नेक में से बाहर आया है ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से अब उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है। अगर वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो जो पार्ट हर्निया का बल्ज में या हर्नियल सैक में अंदर है उसमें फिर गैंग्रीन होने के चांस होते हैं,
नेक्रोसिस होने के चांस होते हैं, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। एक बहुत ही सिंपल कंडीशन जहाँ सिर्फ एक छोटा सा डिफेक्ट है जिसको हमको एक मैश लगा के या एक जो प्रोस्थेसिस हम बोलते हैं वो लगा के और उसको हमने रिपेयर करना है, उसको हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज या तो हम वो बीमारी को समझते नहीं हैं या हम उसका ट्रीटमेंट डिले करते रहते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि हर्निया हो गया, अभी हमने किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, हर्निया का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है, जनरली इस डायग्नोसिस को और सप्लीमेंट करने के लिए या कंफर्म करने के लिए हम सोनोग्राफीज़ करते हैं, जिसमें हमको ये पता लग जाता है कि हर्निया के अलावा और कोई कंडीशन तो नहीं है, और अगर हर्निया है तो उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, किस तरह की चीज़ें अंदर हैं, उसमें इंटेस्टाइन आ रहा है या उसमें सिर्फ फैट है। तो इन चीज़ों से भी ऑपरेशन का डिसीजन लेने में और किस तरह का हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सहायता मिलती है, राइट। अभी अच्छा चीज़ ये है कि हम हर्नियास को मिनिमली इन्वेजिव वे में ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, की होल सर्जरी बोलते हैं, या इस तरह का सर्जरी है जो बिल्कुल मिनिमली इन्वेजिव है, जहां हमने सिर्फ हर्नियल कंटेंट्स को वापस से एब्डोमिनल कैविटी में डालना है, जो उसमें जो डिफेक्ट है या जिस तरह का जो होल बना हुआ है उसको हमने या तो क्लोज़ करना है अगर वो अम्बिलिकस या एब्डोमेन के किसी और अपर एरिया में है, और उसके नीचे एक मैश लगानी है। ये मैश जो होती है ये पॉलीप्रोपिलीन या प्रोलीन मटेरियल की बनी होती है, और इस मैश के थ्रू हमारा बॉडी का टिश्यू बाद में ग्रो हो जाता है। तो जो डिफेक्ट पहले से बॉडी में बना हुआ है उसको ये रीइंफोर्स कर देता है, तो हर्निया फिर से होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो रिपेयर है इसको हम प्लास्टी बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिनिमली इन्वेजिव वे में की जा सकती है। अब अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो जनरली ये सर्जरीज जनरल एनेस्थीसिया में होती हैं। टिपिकली आप या तो डे केयर, मॉर्निंग अगर हम ऑपरेशन करें तो इवनिंग में घर जा सकते हैं, एट द मोस्ट अगर हम आज ऑपरेशन करें तो आप नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं, और इनमें पेन काफ़ी कम होता है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट है। जो एक और एस्पेक्ट हम हर्निया रिपेयर में कंसिडर करते हैं वो होता है डिफेक्ट और प्रोस्थेसिस के साइज़ का रेशियो। तो अगर छोटा डिफेक्ट है और हम उसमें बड़ा साइज़ का जो मैश है वो डालते हैं तो वो रिपेयर ज़्यादा स्टर्डी होती है, ज़्यादा लास्टिंग होती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इस तरह के रिपेयर्स किए जाते हैं जिसमें जो डिफेक्ट है उससे काफ़ी बड़े साइज़ का मैश डालते हैं, जिससे हर्निया के रिकरेंसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो हर्निया के साथ कॉमनली लोगों के दिमाग में एक मिथ रहता है कि हर्निया फिर से हो सकता है, या मैश से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस होते हैं, या कुछ लोग ये फील करते हैं कि अगर मैश की फिक्सिंग के लिए हम कुछ टैकर वगैरह जैसा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली ये सब भ्रांतियाँ जो हैं उनका एक्चुअल जब हम देखते हैं सर्जरी में उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इन द सेंस कि ये काफ़ी सेफ़ होती हैं। प्लस जो हम मैश का जो हैंडलिंग करते हैं वो बहुत ही स्टेराइल कंडीशन में किया जाता है। तो जब ये प्रोसेसेस हम अंदर डालते हैं, और स्पेशली जब हम बहुत हायर एंड सेटअप्स में काम करते हैं, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो स्टेरिलिटी वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। टैकर्स जो हम यूज़ करते हैं वो हम एब्जॉर्बेबल यूज़ कर लेते हैं, जिससे एक बार उनका फंक्शन ख़त्म हो जाए तो आफ्टर 6 वीक्स टू 6 मंथ्स वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। थर्ड चीज़ ये होती है कि हर्निया में कई बार लंबे समय तक पेन बना रहता है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी, स्पेशली इन रोबोटिक सर्जरी, हमारा विजन इतना अच्छा होता है और इतना मैग्नीफाइड होता है कि वो जो नर्व्स जो कई बार हर्निया सर्जरी करते हुए थोड़ा सा डैमेज हो सकती है, उनके डैमेज के चांसेस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव लॉन्ग टर्म पेन उसके भी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर हम अभी हर्निया को एज अ होल देखें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ अर्ली डायग्नोसिस, जो किसी भी सर्जिकल कंडीशन या सर्जिकल डिजीज़ के लिए एक बहुत बड़ा बोन रहता है फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप कोई भी डिसीज़ उसके कोर्स में जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं तो उसका जो एडवांटेज है वो मैक्सिमम आपको मिलता है। तो अगर हर्निया बल जाना शुरू होता है, आप पहले ही किसी को कंसल्ट करते हैं, उसके लिए हम सोनोग्राफी करके और ये कंफर्म कर लेते हैं कि हर्निया किस तरह का है और क्या हमने रिपेयर करनी है, तो स्मॉलर हर्नियास दे रिस्पॉन्ड बेटर टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट और मिनिमली एक्सेस
जो ट्रीटमेंट होता है या लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट होता है या रोबोटिक होता है उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये नहीं है कि अगर वो बढ़ जाए साइज़ में तो हम ये रिपेयर्स नहीं कर सकते हैं, बट अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज़ डेफिनेटली एडवांटेजेस। कमिंग टू कंडीशंस लाइक ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन या परफोरेशन, इन केसेस में कई बार हमको हर्निया का सर्जरी स्टेज्ड मैनर में करना पड़ता है कि पहले हम वो कोशिश करते हैं जिसमें हम पेशेंट्स का लाइफ सेविंग कुछ प्रोसीजर करें और फिर हर्निया का रिपेयर डिले करें, बिकॉज इन सब कंडीशंस में एक पोटेंशियल इन्फेक्शन का वातावरण बन जाता है कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अगर उसमें हम कोई फॉरेन बॉडी डाल दें या मैश जैसा कोई चीज़ डाल दें तो वो हो सकता है कि इन्फेक्ट हो जाए, हार्निया का रिपेयर भी ख़राब हो जाएगा, प्लस हमको मैश को फिर से निकालना पड़ता है जो एक एडिशनल सर्जरी है और काफ़ी डिमांडिंग सर्जरी है। तो जनरली इन केसेस में हम मैश डालना अवॉइड करते हैं। एंड हम हर वो पेशेंट जिसको हम देखते हैं तो कॉमनली लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये कितना अर्जेंट है हमारे लिए ऑपरेशन करना। तो अगर हम सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम ये मानते हैं कि जितना जल्दी आप करें उतना अच्छा है। ये वेट ना करें कि उसमें पेन होना शुरू हो जाए या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आने लगे, वॉमिटिंग होने लगे, वो सब चीज़ों का आप वेट ना करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, क्योंकि हर्निया का जो रिपेयर है वो एक तरीके से स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशन है। तो जो भी आपका एज है वो अभी आप अपनी एज के लिए यंगेस्ट हैं। तो अगर हम ये 1 साल बाद करेंगे तो आपका एज भी 1 साल बढ़ जाएगा। तो उस समय जो मैश का जो एक्सेप्टेंस है, जो मसल का जो स्ट्रेंथ है, वो सब चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। तो इट इज़ बेटर कि जैसा ही आपका हर्निया का डायग्नोसिस हो, जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल डेट आपको सूट करता है उस पर इसका सर्जरी करना चाहिए। तो अगर हम कंक्लूड करें तो अगर हर्निया को हम एक बीमारी के तौर पर देखें तो इसका अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट शुड बी द नॉर्म। और इसके लिए आप जितना जल्दी, अगर इस बीमारी से आप ग्रसित हैं तो इसको जितना जल्दी आप ऑपरेशन कर सकते हैं उतना अच्छा है। और ऑपरेशन का चॉइस अगर हम देखें तो दैट शुड बी ईदर लैप्रोस्कोपी, और अभी हम रोबोटिक सर्जरीज काफ़ी इसमें करते हैं विच इज़ इवन बेटर देन दी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, दो बोथ ऑफ देम दे कम एज अ minimally invasive surgeries only, but robotic definitely is better than laparoscopy in today's time. Thank you so much.